तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th केमिस्ट्री से आपके पास एक छोटा सा बच्चा सा नन्ना सा मुन्ना सा चुन्ना सा चैप्टर जिसका नाम है आपके पास हाइड्रोजन। जी हाँ, फर्स्ट एलिमेंट है ये आपके पास, तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास नाम है स्टडी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, बोले तो हाइड्रोजन। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा ही होगा, वहां पे आप लोगों को सबसे पहले एटॉमिक नंबर 1 पे जो देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। चीजें समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो आप लोगों की बुक से मैंने लाइन टू लाइन चीजें यहाँ पे एक तरीके से लिखे हुए हैं, जितने भी तरह के टॉपिक्स हैं। वैसे भी मेरी आवाज़ जो यहाँ पे गूंज रही होगी एक दो दिन में, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें काम करवाने सेटअप हो जाएगा, बट अभी मैनेज कर लीजिए। वैसे माइक है तो आपको ऑलमोस्ट ठीक ठाक आवाज़ आ रही होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टडी हाइड्रोजन के बारे में। ऑफकोर्स तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कि इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया, सिंपल सी बात ये है कि उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन और कुछ खास बात नहीं, ठीक है ना। तो उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं फटाफट बता देता हूँ, तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंबल की। तो अगर मैं सिंबल की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या रहता है भाई, H रहता है, सिंपल। आपको ये चीज़ पहले से ही मालूम है ना। तो आप अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको पहले से पता है तो स्किप करके आप आगे चले जाइए, है ना। जिसको नहीं पता वो प्लीज़ देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो आपको मालूम ही है कि एटॉमिक नंबर जो सिस्टम रहता है इसका वो क्या है आपके पास, सिंपल। वो भी आपके पास क्या है, आपके पास 1 है, राइट, है ना। फर्स्ट एलिमेंट है और एटॉमिक नंबर भी क्या आपके पास 1 है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, जिनको नहीं आता तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ रखा होगा ये चीज़, KLMNOPS, ये आगे और भी जाते हैं। जनरली स्टूडेंट्स यहीं तक छोड़ते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं बस हो गया, नहीं, ये और तक आगे जाते हैं। बट फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि K वाले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, है ना। इसमें 8, इसमें 8, और ऐसे करते करते सोन हम फिल करते जाते हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, राइट, जिसमें हर आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8, वैसे कैपेसिटी आपके पास 2n² रहता है, कुछ इस तरह से याद रखिएगा, है ना, कुछ इस तरीके से याद रखिएगा, 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल, n इज द नंबर ऑफ सेल। इसका मतलब ये है कि आप किस सेल की बात कर रहे हैं। आप K वाले सेल की अगर बात करते हैं तो आप फर्स्ट सेल की बात करते हैं, अगर आप L वाले सेल की बात करते हैं तो आप सेकंड सेल की बात करते हैं, अगर आप M वाले सेल की बात करते हैं तो आप थर्ड सेल की बात करते हैं, N वाले सेल की बात करते हैं तो फोर्थ सेल की बात करते हैं, और कुछ इस तरीके से आपके पर सोन चलते हैं। मैक्सिमम 7 तक जाते हैं अभी, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में, यस, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं, जिसको हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं, और उतना ही बेसिकली आपको नंबर ऑफ सेल्स भी देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं। जो 2n² है, जिसमें आपके पास n को मैंने बता दिया नंबर ऑफ सेल्स। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि L में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप n के प्लेस पे 2 पुट कर दीजिए, खत्म बात। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 और 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आएंगे। अगर आप n की बात कर रहे हैं, n मतलब फोर्थ सेल की बात कर रहे हैं, तो आप n के प्लेस पे 4 पुट कर दीजिए, राइट। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। इसकी कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन्स की है, यस, इसकी कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन्स की है। बट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट सेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कुछ इस तरह की कहानी होती थी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही है। मान लीजिए अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, 11 नंबर पे आता है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 11 नंबर पे आता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा थर्ड सेल में, इस तरीके से। तो सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो कुछ इसी तरह से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्योंकि अभी अपने को सब कुछ पढ़ना है हाइड्रोजन के बारे में, सब कुछ पढ़ना है किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, राइट। तो इसके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो भी सिंपल वन आएगा। बताइए क्यों, बताइए क्यों। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट सेल की बात करता हूं तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं कि मैं आगे जाऊं, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। समझ में आ गई ना बात, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। ये छोटी छोटी चीजें हटा देता हूं मैं यहाँ से, तो आप लोग भी कर लीजिएगा इनको, अगर नोट डाउन करना होगा, अगर नहीं पता हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें। हालांकि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को बोले तो फर्स्ट चैप्टर के ये फर्स्ट वाले में, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर करवा रखा है, राइट। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अपनी वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
ओके तो अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आपको मैंने वहीं पे फर्स्ट वाले में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एटॉमिक बेसिकली मास लिखवाया था, राइट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास, इसमें कहीं मॉलिक्यूलर मास नहीं आया ना। चलो अभी हम मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेंगे। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल्स बना है, हाइड्रोजन एक्चुअल में नॉर्मल अगर आप बोलते हैं कि H जो है वो हाइड्रोजन गैस है तो आप गलत हैं। दिस इज नॉट हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। सो बेसिकली डायटोमिक फॉर्म इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या कहानी है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे मैं फिलहाल क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको भी मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आप लोगों को मैंने, ये क्या हो गया, आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ है कि दो तीन तरह के बेसिकली बॉन्ड बनाते हैं। आप लोगों को पहला बॉन्ड होता है आयनिक वाला, जो मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है, प्लस और माइनस के बीच में, और दूसरा होता है आपके पास एक तो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, जो कि बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे थे। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री के बता रखा है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आप लोगों को, कि अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आपके पास आयनिक बॉन्ड बनता है। अगर आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस केस में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये आपस में शेयर कर लेते हैं और इनके जो फर्स्ट सेल होते हैं, है ना, सेल कंप्लीट करते हैं, ये जब फर्स्ट सेल कंप्लीट कर लेते हो तो ये एग्जिस्ट करने लग जाते हैं H2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, कुछ इस तरह से। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में आपको कुछ इस तरह का एक सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। कैसे बॉन्ड देखने को मिलेगा? आपके पास सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। चीजें समझ में आ गई, है ना, कुछ इस तरीके से, ऐसे और ऐसे, सिंपल, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से, और ये H2 मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। और उसी की बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कि जो मॉलिक्यूल बन जाएगा उसका फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला आपने देख लिया H2 है। बोलिए हाँ या नहीं, चीजें समझ में आ गई। यहीं पे आपके पास एक चीज नहीं लिखा है, वो चीज मैं बता देता हूँ, इसको मैं इधर से हटा देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैंने लिख ही दिया। मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। देखिए हाइड्रोजन की अगर मैं एक एटम के मास की बात करता हूँ, जनरली हम उसको 1 ग्राम पर मोल बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो एक हाइड्रोजन का जो मास है आपके पास वो 1 ग्राम है, ठीक है, या फिर 1U भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं पर, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। तो घबराना नहीं है, बात एक ही है। तो जब मॉलिक्यूल्स के मास की बात करते हैं तो हाइड्रोजन H2 तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में आया, तो इसके में 2 आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 ग्राम। तो इसको आपको ध्यान रखना है, कितना आपके पास 2 ग्राम है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम वेपर डेंसिटी की। देखिए जो वेपर डेंसिटी है ना, वो आपके पास मॉलिक्यूलर मास का हाफ होता है और कुछ नहीं। सिंपल सी बात कीजिए, देखिए कभी आपको मॉलिक्यूलर मास भी निकालना हो ना, तो आप ऐसे कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय में वेपर डेंसिटी। देखिए वेपर डेंसिटी का मतलब कुछ नहीं है, जिस भी गैस की बात कर रहे हैं उसका वेपर की क्या डेंसिटी रहेगी, उस वही चीज़ है और कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से वेपर डेंसिटी की वैल्यू निकालता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो वेपर डेंसिटी जो हो जाएगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडेड बाय में 2। और मॉलिक्यूलर मास आपके पास 2 ग्राम है और डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसिल कर देंगे तो 1। इस बात का आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पे जो यूनिट लिखते हैं, यहाँ पर आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में लिखेंगे, क्योंकि डेंसिटी और डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है। अभी फिलहाल मैं सिर्फ 1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। आप लोगों को जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेसिकली, फॉर्मूला क्या रहा, जो ऐसा यूनिट होता है वही यूनिट आपको यहाँ पे लगाना है। ग्राम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए सॉरी, अरे क्या कर दिया, आजा, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं डेंसिटी, और यहाँ पे लिख देते हैं भैया डेंसिटी। तो जो डेंसिटी का आपके पास ऐसा यूनिट होता है वही इसका भी रहता है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 1 लिखना है, या तो आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए या फिर केजी पर मीटर क्यूब लिख दीजिए, किसी भी यूनिट में आप दिखा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चीज़ें समझ में आ गई, डन है। चलिए यहाँ पे और लगा देता हूँ। तो कुछ इस तरह की कहानी आपके पास वेपर डेंसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेचर की। अगर मैं नेचर की बात करता हूँ तो यहाँ पे नेचर से क्या मतलब है, सबसे पहले उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा लिटमस पेपर के नाम, है ना, लिटमस पेपर का जरूर नाम आपने सुना होगा, लिटमस पेपर। तो ये जो लिटमस पेपर होता है ना, वो एक इंडिकेटर होता है, क्या होता है आपके पास, एक
इंडिकेटर होता है। और इस इंडिकेटर का काम क्या होता है, या तो वो एसिड है या फिर वो बेस है इस चीज को बताना, या फिर वो न्यूट्रल है वो भी बता देता है। तो लिटमस पेपर का काम होता है, दो तरह के बेसिकली लिटमस पेपर पाए जाते हैं, कलर में बेसिकली हमने डिवाइड कर रखा है। तो एक आपके पास आता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है आपके पास ब्लू लिटमस पेपर। एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। तो जो रेड लिटमस पेपर है, अगर इसमें हमने एसिड डाल दिया बेसिकली तो ब्लू को रेड करता हूँ बेसिकली। तो सबसे पहले मैं एसिड के बारे में बता देता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, ये ऐसा नहीं है कि मैं अगर हाइड्रोजन को पढ़ा रहा हूँ सिर्फ हाइड्रोजन के टॉपिक को क्लियर करवा रहा हूँ, नहीं, ओवरऑल मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता दे रहा हूं जो आपको पता होना ही चाहिए, जो कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में उड़ के आ जाते हैं। लाइक फॉर्मूला कैसे बनाते हैं कंपाउंड का, है ना, ये छोटी छोटी चीजें, चार्ज क्या है, वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये जो फर्स्ट वाली वीडियो में जो मैंने क्लियर करवाया है वो जिंदगी है ना, KLMN वाला रूल, ये सारी चीजें, ऑक्टेट वाला रूल, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर ऑलरेडी करवा रखा है, राइट। तो अगर मैं एसिड की बात करता हूं तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर मैं बेस की बात करता हूं, तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन की ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूं तो वो न्यूट्रल रहता है, वो लिटमस पेपर पे किसी भी तरह का कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिखाता है, कुछ भी चेंज जो है वो नहीं दिखाता है। चीजें समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये आपके पास एसिड और बेस की कहानी हो गई। इसका मतलब जो इसका नेचर रहने वाला आपके पास, चीज़ों को समझिएगा, नेचर रहने वाला तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब ये आपके पास ना ही एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा और ना ही ये आपको बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी की। अच्छा, सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं जनरली हम वाटर से मतलब रखते हैं कि वाटर में ये सॉल्युबल है या फिर नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या कहानी रहेगी आपके पास। इन चीज़ों को नोट डाउन करते जाइएगा अगर ज़रूरत हो तो। बाकी छोटी छोटी चीज़ें तो मैं यहाँ पे वैसे ही क्लियर करवा दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। ये गायब कैसे हो जाता है भाई, ज़्यादा देर तक नहीं मिटा सकता क्या। चलिए तो यहाँ पे हम समझते हैं न्यूट्रल हो गया, सॉल्युबिलिटी। तो वाटर में ये सॉल्युबल है या फिर नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वाटर जो अपना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना है, तो उसमें तो सॉल्युबल होना चाहिए। हाँ, ये सॉल्युबल होता है लेकिन स्पेरिंगली। अब इसका क्या मतलब, उसका मतलब अभी समझा देंगे। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, इसका मतलब है ना, बहुत अच्छे तरीके से नहीं। जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके के बाद में नहीं भी कह रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छे तरीके से सॉल्युबल नहीं होगा। 100 अगर मान लो कि 100 ml वाटर हो, उसमें से 100 ग्राम ले रहा हूँ तो पूरा का पूरा 100% सॉल्युबल करवा दूँ, नहीं, 30%, 40% ऐसे सॉल्युबल होता है। मतलब थोड़ा सा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, थोड़ा सा सॉल्युबल। तो स्पेरिंगली मतलब थोड़ा सा सॉल्युबल होगा, ज़्यादा नहीं। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। आप एक ये हाइड्रोजन लिखेंगे, आप इसका एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, एक ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे और इन दोनों का ऐसे करके शेयरिंग दिखा देंगे, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा बेसिकली। और ये H2 का ये आपके पास इस तरह का आपको बेसिकली आपको ऐसे दिखा देना है, एक हाइड्रोजन फर्स्ट सेल, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा सेल, है ना। उसके बाद इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देंगे तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और इन दोनों का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। एक्चुअल में स्ट्रक्चर जो रहता है वो आप कुछ इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। क्रॉस से भी दिखा सकते हैं वैसे तो इलेक्ट्रॉन को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और डॉट से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। जनरली इस टाइप का आप स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएंगे। ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या कर दिया भाई, अच्छा ये तो है, ये हमारे पास ऑप्शन स्ट्रक्चर ला देने का। चलिए तो कुछ इस तरह की कहानी रहेगी आपके पास, है ना। तो ये हुआ आपके पास सिर्फ, अभी मैं बेसिकली इस वीडियो में जो डिस्कस करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 पेजेस, देख लीजिए यहाँ पे 10 पेजेस का मैंने खुद ही यहाँ पे लिख कर बनाया हुआ। ये 10 के 10 पेज डिस्कस कर लूँगा। इसका पार्ट 2 भी मेरे को बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों को अच्छे समझा पाऊंगा मैं। चलिए तो ये कहानी हुई फर्स्ट पेज की। अब चलते हैं हम सेकेंड पेज पे। यहाँ पे सिर्फ मैंने अभी टॉपिक का नाम लिखा है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे ही समझानी पड़ेंगे, है ना, लिखने से समझ में नहीं आएंगे ऑफ कोर्स। इसमें बोलता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल आपने देखा ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो इसमें कहा जाता है यार हाइड्रोजन की मुझे पोजीशन बताइए कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन रहेगी वो क्या है, कहाँ पे है, ठीक है।
तो चलिए देख लेते हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन देखने को मिलेगा और इस वाले कोने पे हीलियम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद लिथियम देखने को मिलेगा, यहीं बगल में आपको बेरिलियम देखने को मिलेगा। उसके बाद इसी के बाद यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इस तरह से छोड़े हुए रहेंगे आपके पास बहुत सारे इस तरह से। उसके बाद बहुत सारे छोड़ने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे आपको बोरॉन दिखेगा, फिर कार्बन दिखेगा, नाइट्रोजन दिखेगा, ऑक्सीजन दिखेगा। मैंने ज़्यादा गैप कर दिया, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे आपको बोरॉन दिखेगा, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर आपके पास नियोन, ठीक है। फिर उसके बाद बेरिलियम, नियोन आ जाएगा। 10 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। फिर यहाँ पे आपको सोडियम देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम देखने को मिलेगा और इस तरह से फिर से यहाँ पे आपके पास एल्युमिनियम आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास सिलिकॉन, फिर आ जाएगा फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर आपके पास यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपके पास आर्गन आ जाएगा, है ना। जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तब पता चलेगा। अब ये वाले इनका भी काम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 से लेकर 12 तक ग्रुप को ऐसे छोड़ रखा है। ये 1 ग्रुप कहते हैं, ये दूसरा ग्रुप होता है। ये आपके पास 3 से लेकर 12 तक छोड़ दीजिए और ये 13 से स्टार्ट होगा। 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18वां ग्रुप है आपके पास। टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं आपके पास? 18 ग्रुप्स, है ना। ऐसे वर्टिकल वाला है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और जो हॉरिजॉन्टली रहते हैं वो आपके पास कितने रहते हैं? टोटल 7, उसको पीरियड्स कहते हैं। उसके बाद आपके पास आर्गन के बाद फिर से यहाँ पे आपके पास पोटेशियम आ जाएगा, फिर आ जाएगा कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, बैगन, आलू, गाजर, है ना, इन थैला। कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम, है ना, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या। इस तरीके से आपके पास सारे के सारे और आगे बहुत सारे आते चले जाएंगे। अभी आप लोगों को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। मैं फिलहाल जो कह रहा हूँ बस उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना है। यहाँ पे जो पोजीशन है हाइड्रोजन की, चीज़ों को समझिएगा, है ना। हाइड्रोजन की पोजीशन बता रहा हूँ, इन सबको मैं अभी मिटा देता हूँ फटाफट, है ना। अंडो कर देते हैं फटाफट, ये तो अंडो करने में भी ज़्यादा टाइम लगाएगा। इसी से मिटा देते हैं इसको कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैं जो बात करूँगा हाइड्रोजन की पोजीशन की ना, वो 2 ग्रुप में बात करेंगे। जी हाँ, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। हमने फर्स्ट वाले ग्रुप में देख लिया, उसको बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलिना करे, है ना। करे, करे तो लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे, तो करे कर देते हैं। करे रब से फरियाद। यार ये क्या हो रहा है, एक तो स्पेस भी नहीं मिलेगा जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। हेलिना करे रब से फरियाद, से फरियाद। ये आपके पास ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ये कौन से हैं? ये ग्रुप 1 के हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रुप 17 के, ग्रुप 17 के, है ना। वो है आपके पास फिर, कल, बारिश आई, है ना। एस्टेटाइट भी आता है, उसको हटा दीजिए। आपको ग्रुप 17 में से सिर्फ इन 4 पे फोकस करना है, ठीक है। इन 4 पे फोकस करना है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, है ना। और आप लोगों को ये याद रखना है। जी हाँ, आप लोगों को ये याद रखना है, सारे नहीं रखने हैं, कोई टेंशन नहीं है। ऊपर के 3-4 तो जरूर याद रखिएगा, 4 तो जरूर याद रखना है, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या है इन सारी चीज़ों की कहानी। ग्रुप 1 में ये सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में। चीजें समझ में आ रही है ना बात? अच्छा, इस ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्कली मेटल्स। क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स। बहुत अच्छे समझिएगा, अल्कली मेटल्स। उसके बाद ग्रुप 17 में आपको देखने को मिलेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। याद रखने का ट्रिक है, फिर कल बारिश आई, ऐसे याद रख लीजिएगा, है ना। नाम बता देते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इनके भी नाम बता देते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम की स्पेलिंग बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो वो मैं लिख देता हूँ, तो याद रखिएगा कैल्शियम करके लिखा जाता है। फिर फ्रेंसियम है आपके पास, बाकी तो नॉर्मल है, वो तो आप लोग लिख ही लीजिएगा। तो हमारे पास इनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। और ये जो होते हैं इसको कहा जाते हैं हेलोजेंस। इनको कहा जाता है आपके पास हेलोजेंस। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी लाइन लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ, जी हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स विथ, यस, रिजेंबल्स विथ अल्कली, with alkali metals as well as
हैलोजेंस, यहाँ पे मैं हैलोजेंस कर देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वैसे तो रख दिया फर्स्ट वाले ग्रुप में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास ग्रुप 1 से भी मैच करता है और ग्रुप 17 से भी मैच करता है। ग्रुप 1 बोले तो अल्कली मेटल्स, ये जो मैंने लिख दिया ना अल्कली मेटल्स, और ग्रुप 17 बोले तो हैलोजेंस। ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के नाम है, इन दोनों से रिजेंबल्स करते हैं इसकी प्रॉपर्टी। अब आगे हालांकि हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से रिजेंबल करता है, प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह से रिजेंबल करता है। क्या ही बात है ऐसी कि भाई ग्रुप 1 से भी मैच कर जाता है इसकी प्रॉपर्टी और ग्रुप 17 से भी मैच कर जाता है इसकी प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे यही बताना था कि ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 17 क्या है। जनरली इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन की तो पोजीशन वैसे भी फिक्स नहीं है, आप लोगों को पता ही है, राइट। तो हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को छोड़कर ये सारे के सारे हमारे पास मेटल्स होते हैं। देख लीजिए मैंने मेटल्स लिख भी दिए हैं, और ये आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं, ये आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं, है ना। इनके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेंगे, जी हाँ पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेंगे, और वो भी कितना +1, सबके ऊपर +1 देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेंगे, नेगेटिव चार्ज, और वो भी कितना -1। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसकी जो वैलेंसी है वो भी 1 होती है और इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। देखिए जो चार्ज होता है वही वैलेंसी है, अभी फिलहाल आपको इतना समझना है ना, बस +- नहीं हटाना, नहीं लगाना, बेसिकली मतलब उसको हटा देना है +- को। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स क्या हैं, इनके नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली अब नाम यूज करने वाला हूँ। समझ में आगे बात, इतनी बात क्लियर है। तो इसको हटा दिया जाए, ठीक है। चलिए अब हम ये देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप 1 से कैसे रिजेंबल करता है और ग्रुप 17 से, दोनों से कैसे कैसे रिजेंबल करता है। सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें क्या देखना पड़ेगा, ग्रुप 1 से कैसे रिजेंबल करता है। तो आइए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट है आपके पास रिजेंबलेंस विद अल्कली मेटल्स। तो हम हाइड्रोजन की ही बात करेंगे कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है कि वो ग्रुप 1 से मैच कर जाता है और वो ग्रुप 1 में रखा जा सकता है। और हालांकि अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में भी रखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा ग्रुप 1 फिक्स नहीं है, वो ग्रुप 17 में भी रखा जा सकता है। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ऐसी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसको ग्रुप 17 में भी रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक तो अल्कली मेटल्स की और दूसरा हाइड्रोजन की। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी 1 है, और जो ये जो अल्कली मेटल्स है उनका भी क्या होता है, 1 होता है। देखिए अल्कली मेटल्स में कौन आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। सबका मैंने बोला चार्ज जो +1 होता है तो वैलेंसी 1 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 है ना। एक दो का देख लीजिए जो आप पढ़ सकते हो। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 3। तो फर्स्ट सेल में 2, बाहर वाले में 1। तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी समझ लीजिए फिलहाल। वैसे वो वैलेंसी का मतलब ये नहीं होता, वैलेंसी का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर कितने एक्सेप्ट करेगा, बस उसमें +- का नहीं दिखाना। बस आप चार्ज से याद रख लीजिए, सिंपल सी बात ये है। इसके ऊपर +1 का चार्ज होता है, वैलेंसी 1 है। इसके ऊपर +1 का चार्ज होता है 2 8 1 +1। इसका होता है 2 8 8 1 +1, खत्म बात। ऐसा याद रखिए, अप टू 20 तक तो आपको इतना ही पता है, उसके आगे कहानी फिलहाल अभी आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1 1 होती है, इसीलिए इसे क्या करते हैं, वो रिजेंबल करते हैं। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, नहीं ना, सिंपल है। चले आगे, है ना। ओके अब नेक्स्ट है हमारे पास वैलेंसी। ऑफ कोर्स जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, देख लिया आपने, और इन दोनों की वैलेंसी आपको मैंने बता दिया वो भी कितनी होती है, 1 1, इसीलिए मैच करते हैं। अच्छा आयन फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए हाइड्रोजन की बात करेंगे हम, है ना, हाइड्रोजन की बात करेंगे हम। बेसिकली अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो लूज कर देता है, किसी को दे देता है। तो इसके ऊपर हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, हमेशा हमेशा आप ऐसे दिखाएंगे। अगर कोई सा भी नॉर्मल न्यूट्रल एलिमेंट है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाता है। 1 लिखे या ना लिखे यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और प्लस में हम दिखा देंगे कि जो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया।
कुछ इस तरह की कहानी, ये आयन फॉर्म करता है, H+ आयन फॉर्म करते हैं। और आपको पता है ग्रुप 1 के जो होते हैं उसके ऊपर +1 चार्ज होते हैं। अच्छा, +1 चार्ज होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो भी तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो आप लिथियम का भी दिखा सकते हैं कि लिथियम जो है वो लिथियम +1 पे चेंज हुआ और एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया। सोडियम का दिखा सकते हैं, सोडियम +1 शो करा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। पोटेशियम का दिखा सकते हैं क्योंकि पोटेशियम +1 शो करा और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? तो कुछ इस तरह से रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम सब के बारे में आप दिखा सकते हैं। तो ये कहानी हो गई आपके पास आयन फॉर्मेशन की। तो इसको हम छोड़ देते हैं, है ना, मिटा दें इसको, लिख लीजिएगा इनको बहुत अच्छे तरीके से, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम, एक्शन ऑफ एयर एंड बर्निंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। समझिएगा क्या है यहाँ पे, कहते हैं एक्शन ऑफ एयर और बर्निंग। कहते हैं हाइड्रोजन को अगर मैं जलाता हूं, बोले तो जलाने का मतलब होता है एयर के प्रेजेंस में, और एयर का यहाँ पे जो मतलब होता है वो होता है ऑक्सीजन। यस, एयर का यहाँ पे जो मतलब होता है वो क्या होता है आपके पास? ऑक्सीजन। ये चीज आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ओके, अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो आपको पता होना चाहिए क्या बनता है आपके पास? वाटर। वाटर बनता है ना, बैलेंसिंग मालूम है ना। इधर 2 ऑक्सीजन है तो उधर भी 2 करने पड़ेंगे, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन H2 लिखना पड़ेगा, सॉरी, तो हाइड्रोजन 4 हो गया वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आपको बैलेंस करना आना चाहिए, है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या मिल गया? हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड मिल गया ना, यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन है, ये क्या आपके पास? ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन है, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन है। अच्छा, अगर ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन बन सकता है तो क्या हमारे पास जो दूसरा है, जो बोले तो अल्कली मेटल्स है, देखिए एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन के बीच में देख रहे हैं क्या क्या सिमिलैरिटी है, ताकि दोनों को एक जगह इकट्ठे रख दिए जा सके। अब लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम जो है वो भी आपके पास ऑक्सीजन के साथ मिलाकर सेम हाइड्राइड, सेम फॉर्मूला का हाइड्राइड वो बना देते हैं, हाइड्राइड क्या ऑक्साइड बना देते हैं। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। देख लीजिए हाइड्रोजन की जगह लिथियम रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं। समझ में आ गई नहीं इतनी बात? बैलेंसिंग कर दिया मैंने और कुछ नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए बस इतनी सी कहानी है आपके पास। लीजिए हो गया, इससे अपने क्या करवा दिया? रिजेंबल्स करवा दिया, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को एक चीज भी पता होना चाहिए, जब यहाँ पे हम कंडीशंस चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह ये सारे जब हम फिजिकल कंडीशंस चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड मिलता है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन पर्टिकुलर रखना होता है, अभी आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको पर ऑक्साइड कहा जाता है, H2O2 के फॉर्म में होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सिमिलरली आपके पास सोडियम के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं O2 का, तो ये भी आपको Na2 और O2 देंगे, मतलब फिर से इसने सोडियम पर ऑक्साइड दे दिया, तो आपको बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। सो दीज आर मोनो ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड लिथियम, बट दीज आर पर ऑक्साइड्स। बहुत अच्छी बात है, समझिएगा ये आपके पास क्या है? पर ऑक्साइड्स है। जनरली ये पर ऑक्साइड्स हो गया और ये ऑक्साइड्स हो गए, नॉर्मल ऑक्साइड्स हो गए, मोनो ऑक्साइड्स है। समझ में आ गई नहीं इतनी बात? एक चीज और होता है आपके पास पोटेशियम। जो पोटेशियम होता है आपके पास, वो अगर इसके साथ रिएक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ये और एक खास बात है, उसका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ KO2 होता है। मतलब कोई भी एलिमेंट होगा अगर दोनों में 2 ऑक्सीजन वाला है इसके, तो उसको हम परऑक्साइड कहते हैं। पहले वाले में 2 है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो आपके पास सिंपल मोनोऑक्साइड हो गए। पहले में नहीं है और दूसरे में 2 है, आपके पास ऑक्सीजन में 2 है, तो उसको हम सुपर ऑक्साइड कहते हैं। तो ये खास बात है, और ये कौन कौन बनाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं ना, सुपर ऑक्साइड लिखा है वो, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की कहानी हो गई भाई। लीजिए आगे चलें, तो आयन फॉर्मेशन बता दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक्शन ऑफ बर्निंग का भी बता दिया। अब समझते हैं हम कि रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम यहाँ पे अब समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फटाफट लिख लीजिएगा, है ना। ओके, तो अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है वो भी आप लोगों को यहाँ पे समझने की जरूरत पड़ेगी, है ना। वैसे मजा नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए फिर समझा देते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट मेरे हिसाब से कब समझाने में ज़्यादा सही रहेगा मालूम है?
इसको समझने में मजा आएगा लास्ट वाले टॉपिक में। अभी हम रिड्यूसिंग एजेंट को छेड़ते ही नहीं है, जैसा है उसको छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए कि रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट में लास्ट में आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नाम के टॉपिक करवाऊंगा इसी वाले में, इसी चैप्टर में बेसिकली, मतलब सेकंड पार्ट, वीडियो के सेकंड पार्ट में। वहाँ पे आपको समझने में मज़ा सा आ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट को। तो अभी मैं फिलहाल जो वो छोड़ देता हूँ, यस, इसको क्या करता हूँ मैं छोड़ देता हूँ। ये वाला जरूर करवा देता हूँ, कंबसन विथ नॉन मेटल्स। अब ये कंबसन विथ नॉन मेटल्स की क्या कहानी है? सिंपल सी बात है यार, कंबसन विथ नॉन मेटल्स का मतलब ये हो गया कि हम एक तरीके से रिएक्शन करवाएंगे। कंबसन का मतलब क्या हो गया? जलना हो गया, और कुछ खास नहीं, ठीक है ना। कंबसन मतलब एक तरीके से सिंपल आप बोल लीजिए कि रिएक्शन करवा रहे हैं। कंबसन मतलब जलाना, किसके साथ? नॉन मेटल्स के साथ। मतलब हाइड्रोजन का रिएक्शन भी आपको नॉन मेटल के साथ दिखाना है, और जो आपके पास वो है, क्या कहते हैं इसको? अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, उनका भी रिएक्शन किसके साथ दिखाना है आपके पास? नॉन मेटल्स के साथ। तो नॉन मेटल्स में आप ना एकदम बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए अपना, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, ग्रुप 17, बोले तो हेलोजन्स। फिर कल बारिश आई, समझ में आ गई इतनी बात? तो हाइड्रोजन भी इनके साथ रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो भैया +1 शो करता है, फ्लोरीन -1। जब हम क्रॉस करते हैं तो HF लिखेंगे, 1 है तो किसी के ऊपर नहीं आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन फ्लोराइड। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट आपके पास अगर मैं क्लोरीन के साथ करूंगा तो HCl मिलेगा, ब्रोमीन के साथ करूंगा तो HBr मिलेगा, इसके साथ करूंगा तो HI मिलेगा। सल्फर के साथ करता हूं तो इसके ऊपर +1 आता है, सल्फर के ऊपर -2 आता है। जब ऐसे करते हैं तो HS लिखते हैं, इसका नंबर 2 इस पे, इसका नंबर 1 इस पे, है ना। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं देखते हैं, ध्यान रखेगा। इस चीज़ को हम वैलेंसी लिखते हैं। मैं चार्ज लिखता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे चार्ज याद है, वैलेंसी याद नहीं रखता मैं, है ना। प्लस माइनस हटा देता हूँ, वैलेंसी आ जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं इसको, तो H2S बना लेगा। ये सारे हैं क्या आपके पास? ये नॉन मेटल्स ही तो हैं। नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। यार सेम काम तो करेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या करेंगे? यही तो काम करेंगे। इसके साथ करेंगे सोडियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड बना लेंगे, सोडियम फ्लोराइड बना देंगे, सोडियम क्लोराइड बना देंगे, पता है, सोडियम ब्रोमाइड बना देंगे, सोडियम आयोडाइड बना लेंगे। तो ये अल्कली मेटल नहीं था सोडियम, उसने भी तो सेम काम करा। Na2 सोडियम सल्फाइड बना देगा। बताइए किस तरह कोई प्रॉब्लम? तो नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन भी तो सेम हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला, देख लीजिए अच्छे से। ये सारे क्या कर रहे हैं? ये तो मैंने फॉर्मूला बना दिया, बट आप रिएक्शन आपको इस तरह से करके दिखाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे रिएक्शन करके दिखाएंगे। हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कुछ इस तरह से मिला देंगे ताकि हाइड्रोजन फ्लोराइड बना ले। ऐसे आप लिखेंगे हाइड्रोजन और लिखेंगे फ्लोरीन। ये दोनों ना डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके जितने भी होते हैं ना, ये वाले, ये और हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपको HF ला कर देंगे और बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। बताइए किस तरह कोई प्रॉब्लम? इस तरह से आप क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड बना देंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे, और जितने भी नॉन मेटल और के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो करवा दीजिए, बिंदास, है ना। ऑक्सीजन के साथ करवा दिए, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि लिथियम कह रहा हूं, जो ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स हैं वो, और जो हाइड्रोजन है वो दोनों ही एक ही तरह से बिहेव करते हैं। आ गया ना मजा? बताइए हाँ या नहीं, ठीक है ना। चलिए अब क्या करें, आगे चले जाते हैं अब तो, है ना। ये दूसरा तीसरा पेज हो गया, अब 4th पेज पे जाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं समझ लीजिएगा बस। अब इसमें कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट फ्रॉम अल्कली मेटल्स। देखिए अल्कली मेटल्स के साथ किस तरह से रिजेंबल करता है, कौन कौन से प्रॉपर्टी उसमें शामिल है, दोनों के सेम है, सिमिलैरिटी क्या है वो आपको बता दिया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो अनसिमिलर, मतलब सिमिलर नहीं है, उनसे अलग है। किससे? हाइड्रोजन ग्रुप 1 से अलग है। इस चीज को आपको समझना है। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि हाइड्रोजन किस तरह से ग्रुप 1 के साथ मैच करता है। अब बताएंगे 2-3 पॉइंट बताकर कि मैच नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, वो भी, ये भी है ना। लेकिन मैच नहीं करने की रीजन कम है, मैच करने की रीजन ज्यादा है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये तो इरेजर का है भाई, आ जाओ भाई। कौन सा कलर लिया जाए इसमें जो विजिबल हो? रेड चलेगा क्या? लेट मी चेक, चल जाएगा। तो हाइड्रोजन की बात करेंगे क्या इसमें सबसे पहला कहता है हाइड्रोजन शोज लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बट शोज ग्रेटर
टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये खास बात है। अब चीजों को समझिएगा। देखिए जो आपके पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सारे एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, लिथियम से लेकर फ्रेंशियम तक आते हैं, इलेक्ट्रॉन और भी लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि सेल बढ़ जाते हैं और बीच में प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाते हैं। सिंपल ये रीजन होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपके पास? बाहर जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देते हैं इजीली। कौन? डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप 1 के एलिमेंट की बात करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं है। अभी हमने आपको बताया हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ बता दिया। उसके बाद हाइड्रोजन आपके पास ग्रुप 17 के साथ रिएक्ट करता है। सबके साथ रिएक्ट कर रहा है वो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ना कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो ग्रुप 1 से तो डिफरेंट हो गया भाई, है ना। इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ऐसी बात नहीं कि लूज नहीं करेगा, लेकिन वो टेंडेंसी कम है, वो टेंडेंसी क्या आपके पास कम है। चलिए, तो ये पहला पॉइंट हो गया जिससे ग्रुप 1 से क्या है? डिफरेंट है। दूसरा है आपके पास हाइड्रोजन इज अ गैस बट अल्कली मेटल्स आर सॉलिड। ये तो खास बात है भाई, हाइड्रोजन गैस है आपको मालूम है, लेकिन जो आपके पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंड्स, ये सारे क्या आपके पास? सॉलिड है। हालांकि ये सॉफ्ट मेटल्स है जनरली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम की अगर आप बात करें, ये सॉफ्ट मेटल है। ये विद द हेल्प ऑफ नाइफ आप इसको काट भी सकते हैं, बट फिर भी वो क्या है? सॉलिड है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? गैस है। इसीलिए ग्रुप 1 के एलिमेंट से भी डिफरेंट है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, ये खास बात है, बहुत अच्छे से समझिएगा। कहता है ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, जो कि H2O होता है, बता दिया। ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन H2O बताया ना अभी, इज न्यूट्रल। क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है, मतलब ना ही वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ना ही वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। हम जो वाटर पीते हो क्या रहता है? वो न्यूट्रल रहता है, ना ही एसिडिक रहता है, ना ही बेसिक रहता है। चलिए आगे की बात करते हैं। बट ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। लो भाई, एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, हमेशा याद रखिएगा। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ये जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स होते हैं, और दूसरा ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, इन दोनों के बारे में याद रखिएगा। ये जो चीज़ होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, और ये जो होते हैं वो आपके पास एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। इसको रट्टा मार लीजिए हमेशा के लिए, है ना। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आप लोगों ने कभी सुना भी होगा, कई बार चींटी हो गया या फिर मधुमक्खी हो गया, फिर किसी ने, है ना, अगर काट लेता है, डंक मार देता है हमारी स्किन के ऊपर, तो हम क्या करते हैं? कहीं भगा भगा जाते हैं और लोहा ढूंढते हैं। वो लोहा रगड़ देंगे, मेटल रगड़ देंगे तो मजा सा आ जाएगा, नॉर्मल फील होगा। उसका जो लॉजिक रहता है वो ये रहता है कि लोहा कहीं पे फेंका हुआ था, वो मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में आया है, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम गई है, ऑक्सीजन की लेयर जम गई है, उसको रस्टिंग का प्रोसेस, कोरोड हो चुका है, जिसकी वजह से ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बन जाता है वो। और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल क्या होता है? आपके पास बेसिक इन नेचर होता है। अच्छा, जिसने डंक मारा है उसके डंक में आपके पास एसिड है, और एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और वहाँ पे आपके पास सिंपल सी बात है, जो एसिड का जो इफेक्ट था वो रिड्यूस हो जाता है, और वहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है, न्यूट्रल बना लेता है। और जो नॉन मेटल होते हैं आपके पास वो एसिडिक कैरेक्टर के होता है। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपके पास 3 कि हाइड्रोजन जो है वो क्यों डिफरेंट है, किससे? हाइड्रोजन क्यों डिफरेंट है, किससे? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अपने 5वें नंबर के पेज पे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे रिजेम्बलेंस विथ हैलोजन। अब टाइम नहीं लगेगा, जो पहले हमने टाइम लगा दिया, अब यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं लगेगा, समझिएगा चीजों को बहुत अच्छे तरीके से। अब कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लो भाई, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, रिजेम्बलेंस विथ हैलोजन की, ये ग्रुप 17 के साथ क्यों मैच कर रहा है भाई, है ना। ग्रुप 17 के साथ क्यों मैच कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मैच करेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं अगर हमने फ्लोरीन लिया तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट वाले सेल में 2 आएंगे, है ना। उसके बाद सेकेंड वाले सेल में कितने आएंगे आपके पास? कहाँ गया? आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और लास्ट वाले सेल में कितने रहते हैं? 7। अच्छा, फ्लोरीन तो 9 ही होते हैं ना,
यार पहले से ये लिख रहा था मैं, 7 लिख रहा था, है ना, 2 हो गया, और सेकंड वाले सेल में कितने आएंगे, 7 आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं होना चाहिए, कहीं बुक है क्या, जस्ट लेट मी चेक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ कैसे करवा दिया इन्होंने मैच, है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने तो उस टाइम पे कुछ पढ़ा नहीं, डायरेक्टली लिखते चला गया मैं। ओके, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बेसिकली वैलेंसी को कंपेयर करके बताया हुआ है, कुछ अलग नहीं बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देख लीजिए फ्लोरीन का मैंने लिखा 2,7 आया और हाइड्रोजन का लिखा क्या आया, 1 आया, दोनों का सेम का है। हाँ, इससे इन्होंने क्या कंपेयर करके बताया वो मैं आपको समझा देता हूँ। इन्होंने बताया भाई अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो ये नोबल गैस को अटेंड कर लेंगे, 2 8 बोले तो वो नियॉन बना लेंगे, नियर बाय का जो नोबल गैस होता है उसको अटेंड कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, सब स्टेबल होना चाहते हैं। फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में बताया था आप लोगों को, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में। हाइड्रोजन की भी सेम कहानी है, अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हाइड्रोजन आपके पास हीलियम बना लेगा जो कि एक नियर बाय का नोबल गैस है, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 2 आ जाएंगे, और फर्स्ट वाला सेल जो के वाला सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके पास स्टेबल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो ग्रुप 17 के साथ कुछ इस तरह से ये रिजेंबल करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। नेक्स्ट आपके पास वैलेंसी, अच्छा वैलेंसी इसकी भी 1 है और उसकी भी 1 है, देख लीजिए हाइड्रोजन की तो 1 है, ये वैलेंसी अभी बता दिया था आपको ग्रुप 1 के साथ जब कंपेयर कर रहा था। अच्छा ग्रुप 17 के भी वैलेंसी 1 है, वैलेंसी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो या तो डोनेट करेगा या तो गेन करेगा, है ना, या तो डोनेट करेगा या तो गेन करेगा। तो सारे के सारे, फिर कल बारिश आई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सारे क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं किसी से हमेशा, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है 1, और हाइड्रोजन के भी 1। नेक्स्ट बात करते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब होता है कि उसकी जो एग्जिस्टेंस है, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है, चीज़ों को समझिएगा, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें कितने एटम हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसमें कितने एटम है 2। फ्लोरीन किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है F2, उसमें कितने हैं 2। क्लोरीन में कितने हैं 2। ब्रोमीन में कितने हैं 2। समझ में आ रही है बात, आयोडीन में कितने हैं 2। ये हमेशा डायटोमिक में एग्जिस्ट करते हैं। तो एटोमिसिटी का मतलब हो गया वो डाई एटोमिक में एग्जिस्ट करते हैं, और उसकी जो एटोमिसिटी है दोनों की, हाइड्रोजन की भी और ग्रुप 17 की भी, वो भी क्या आपके पास 2। हालांकि ये प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से डिफरेंट थे क्योंकि वो 1 1 में एग्जिस्ट करते थे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, लेकिन हाइड्रोजन डायटोमिक में जो कि ग्रुप 17 के साथ रिजेंबल करता है। समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट है आयन फॉर्मेशन। अब हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन वो दे भी सकता है लेकिन टेंडेंसी उसकी कम होती है, एक इलेक्ट्रॉन वो ले भी सकता है हालांकि टेंडेंसी कम होती है। अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शेयर करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ऑफकोर्स वो आपको नहीं बोलना है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं हम यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की अगर लेने देने की बात करते हैं तो ले लिया था कब, जब हम ग्रुप 1 के साथ कंपेयर कर रहे थे। अब क्योंकि अब हम ग्रुप 17 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है किसी से और माइनस का आयन बना लेगा, बोले तो एनायन बना लेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। हाइड्रोजन है पहले से ही, किसी से ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा H नेगेटिव में, -1 लिख सकते हैं आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिमिलरली आपके पास फ्लोरीन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अब की बार इधर एक्सेप्ट करवाए, ध्यान दीजिएगा, और तब जाकर आपके पास ये जो चीज़ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास F-1 में, यहाँ पे -1 लिख सकते हैं। उसके बाद फ्लोरीन के बाद आप क्लोरीन का भी दिखा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और इधर से आ जाएगा तो क्लोरीन -1। अच्छा ये जो चीज़ें हैं वो ऐसे भी लिखा हुआ तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखिएगा हाइड्रोजन इधर रहेगा तो H- लिखा हुआ और प्लस में माइनस में आपके पास इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो घबराना नहीं, बात एक ही है। ये माइनस का तो उधर ले गया तो प्लस का हो गया, बात एक ही चीज़ रहती है, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये क्या हो गया, अंडो करते हैं, आ गया हमारा, क्या बात है, ये इसकी खास बात है भाई। इसके क्या मतलब, स्मार्ट बोर्ड जो होते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं। चलिए ये एक अच्छी बात है कि गायब हो तो आ भी जाते हैं, अंडों का ऑप्शन है इसमें। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं फिजिकल स्टेट। ओहो फिर से करना पड़ेगा अंडो, भाई ये तो भूल जाते हैं हम बात करते हैं अब किसके, फिजिकल स्टेट की, राइट। इसको हटा देते हैं हम। आयन फॉर्मेशन बता दिया ना, ये अनायन बना लेते हैं, उसमें ग्रुप 1 के साथ करवा रहे थे कैटायन बना रहे थे, +1 शो कर रहे थे, यहाँ पे अब -1 शो करेगा, एनायन बनाएगा, ठीक है। फिजिकल स्टेट की बात करें तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे तो डिफरेंट हो रहा था, यहाँ पे तो सेम है, वहाँ पे डिफरेंट हो रहा था, यहाँ पे सेम है। वहाँ पे ग्रुप 1 में मैंने एटोमिसिटी डिस्कस नहीं करा था, याद कीजिए, है ना, वहाँ पे मैंने क्या करा था, एटोमिसिटी डिस्कस नहीं करा था,
ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट थे, कर भी सकते थे, नो प्रॉब्लम, लिख भी दीजिएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, जबकि है ना इन्होंने लिखा नहीं था, मैंने भी नहीं लिखा था, बट ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर भी लिया है ना। चलिए अब हम बात करेंगे एटोमिसिटी की। तो एटोमिसिटी वहाँ पे डिस्कस नहीं करा था मैंने, वहाँ पे डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे आपके पास सेम होते हैं, और यही रीजन है ग्रुप 17 के साथ भी क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो आपके पास गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कौन, हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी, और यही रीजन तो है ग्रुप 17 के साथ ये मिलता जुलता है ना, उनके भाई हैं। चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगेन आप इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लास्ट वाले टॉपिक में अगेन अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसका मतलब बस आपको एक चीज अच्छे से समझ के जो चीजों को रख लेना है वो ये है कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, सिर्फ इतना समझना है, और जो ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। बस अभी इतना ही बात समझना है, बाकी चीज़ें हम आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे जब हम आपको समझा देंगे। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, देखिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका हाइड्रोजन भी शो करता है, नॉन मेटल का कैरेक्टर -1 शो कर रहे हैं ना, किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और जो एक्सेप्ट करे वो नॉन मेटल, एक तरीके से जो शेयर करे एक तरीके से, वहाँ पे भी काम आ जाता है हमारे पास। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी शो करता है कौन, हाइड्रोजन, और यही रीजन है कि ग्रुप 17 को तो है सारे के सारे नॉन मेटल, पहले बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में, इसलिए सारी छोटी छोटी चीजें मैं क्लियर करते हुए चलता हूँ। तो वो तो थे ही थे आपके पास नॉन मेटल, और हाइड्रोजन भी आपके पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, और जिसकी वजह से ये ग्रुप 17 के साथ मिलता है। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास अब कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से ग्रुप 17 के साथ भी ये नहीं मिलता, भाई कुछ ना कुछ तो अलग होगा, चीज़ों को समझना, कुछ ना कुछ तो अलग होगा। देखिए ग्रुप अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया वो सिंपल ये बताया था कि हाइड्रोजन क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर बता दिया कि ग्रुप 1 के साथ किस तरीके से मैच होता है, फिर बता दिया कि ग्रुप 1 के साथ किस तरीके से मैच नहीं होता है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिसको वो एक तरीके से फॉलो नहीं कर रहा था कि ग्रुप 1 के साथ हम वहीं रह सकते हैं, 3 पॉइंट्स थे। उसके बाद यहाँ पे आप 17 के साथ बता दिया किस तरीके से रिजेंबल करता है, अब बता देते कि भैया किस तरीके से रिजेंबल नहीं करता है। आइए तो सबसे पहले एक बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे हाइड्रोजन इज यूनिवैलेंट बट हैलोजन्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशंस। आई हाई, चीज़ों को समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की तो वो एक यूनिवैलेंट होता है, यूनि का मतलब 1 हो गया, वैलेंट का मतलब वैलेंसी हो गया, मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होता है उसको हम यूनिवैलेंट कहते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है हाइलोजन्स है सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, अब ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैलेंसी अलग अलग होती है। जनरली आप अभी 9th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप सिंपल 1 वैलेंसी पढ़कर मज़े से जी रहे हो, आओ कभी 11वीं में 11th में बोले तो आओ कभी 12th में हम मिलाएंगे आपको इनके अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन से, अलग अलग वैलेंसी शो करेंगे। ये कभी 1 करेंगे, कभी 3 करेंगे, कभी 5 करेंगे, कभी 7 करेंगे। यस, कुछ इस तरह की ही कहानी रहती है। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन बोले तो H2O जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, आपको पता ही है, और हेलोजन क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऑक्साइड पहले बता दिया मैंने क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। चलिए तो ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी ग्रुप 17 के साथ नहीं मैच होने का। नेक्स्ट बात करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स दे दिए मैंने यहाँ पे, जैसे OF2 हो गया, O2F2 हो गया, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, ऐसे 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 ऐसे, ये वाले कहाँ से लग गए यार, है ना। चलिए समझ लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए मैंने यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं ये, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन अपना जो ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन है जिसको हम क्या कहते हैं H2O, वो अपना न्यूट्रल रहता है, ना ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है लो भाई। लेकिन कई बार ये थोड़ा बहुत आगे पीछे फ्लक्चुएट होता है, तो ये थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर और थोड़ा सा बेसिक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर और थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर दिखाता है, जिसकी वजह से हम इसको कई बार एम्फोटेरिक नेचर का बता देते हैं। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। तो आई होप अभी तक आप लोगों को 6 के 6 पेज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना आपके पास बहुत ही छोटी चीज़ें, इसमें तो कुछ समझाने की ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना। क्या समझ में आना चाहिए कि
यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, मज़ा सा आ जाएगा थोड़ा सा। कहा जाता है कि इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, मतलब सबसे ज़्यादा, यस, ज़्यादा एग्जिस्टेंस वाली, ज़्यादा पाए जाने वाला। अब कई बार बच्चे बोलेंगे सर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन की तो बारी नहीं आ रही, तो इतना ज़्यादा कैसे? तो अच्छे से पढ़ो, पता चलेगा हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, हम अर्थ की बात थोड़ी कर रहे हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर है छोटा सा बच्चा सा, है ना, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की। अगर आप सन की बात करते हैं, है ना, मोस्टली जो स्टार्स होते हैं, सन इज ऑल्सो स्टार, तो अगर मैं सन के कोर की बात करता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली हमेशा जो है वो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जो कि टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पे न्यूक्लियस बर्न हो रहे हैं एक तरीके से, दो के, आपके पास हाइड्रोजन के और हीलियम के, इनसे बेसिकली ये मिलकर बना हुआ है अपना सूरज दादा, है ना, सन। अब बात आती है यहाँ पे ये कि स्टार्स जनरली जो होते हैं वो फॉर्म हुए हैं, बहुत सारे आपके पास प्लैनेट्स वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे कि वो हाइड्रोजन से मिलकर बने। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बोल दिया कि हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, समझ में आ गई बात, मॉलिक्यूल एक तरीके से बोल लीजिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि मोस्ट स्टार्स आर प्रीडोमिनेटिंग हाइड्रोजन, बता ही दिया, जितने भी स्टार्स होते हैं जनरली पहले से वो किससे बने हुए हैं, आपके पास हाइड्रोजन से लगभग बने हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास इन द फ्री स्टेट, अगर हम फ्री स्टेट की बात करते हैं तो ऑन अर्थ, देखिए आप बता रहे हैं आपके पास कि हाइड्रोजन इज मच लेस अबंडेंट, हाइड्रोजन जो आपके पास वो बहुत ही ज़्यादा कम अबंडेंट है, बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है हाइड्रोजन, यस, हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो कहते हैं ऑन अर्थ फ्री हाइड्रोजन इज रेयर, मतलब फ्री हाइड्रोजन अगर आप ढूंढने जाएं अर्थ में तो वो तो रेयर ही है लगभग। नेक्स्ट की बात करते हैं कॉम्बाइंड स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूट लगभग 15.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड द ओशियंस, मतलब अर्थ क्रस्ट और ओशियन का मिलाकर आपके पास लगभग कितना है, 15.4% उधर लगे हुए हैं। उसके बाद जितने भी प्लांट होते हैं और एनिमल्स होते हैं आपके पास, उनके जो मैटर होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन विथ कार्बन ऑल्सो ऑक्सीजन वगैरह, ये सारी चीज़ें। मैंने यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ किया है, ऑक्सीजन को मैं आगे टी लगा दिया है ना, तो इसको हटा देते हैं और फिर एक्सेट्रा लिख देते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह की कहानी रहे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके बॉडीज जिस भी मैटर से बने हैं उसमें क्या आपके पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सारे कंपाउंड से बेसिकली ये मिलकर आपके पास हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होते हैं वो बने होते हैं। नेक्स्ट आपके पास वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, ये चीज़ अपने को भी मालूम है कि हाइड्रोजन जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल जाता है वो वाटर में। स्टार्टिंग में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। कहता है इन कोल एंड पेट्रोलियम हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ कार्बन। जनरली आप लोगों ने अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। पेट्रोलियम में बेसिकली अल्केन के वो कंटेंट पाए गए हैं और पाए जाते क्या बनाए जाते हैं, ऑक्टेन रहता है जनरली, वो बात की बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए जितने भी डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस वगैरह मिलते हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन में देखने को मिलेगा, कौन, हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपके पास ऑल ऑर्गेनिक मैटर कंटेन्स हाइड्रोजन कंबाइंड विथ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। वही बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले जितनी भी चीज़ें बताई ना मैंने आप लोगों को, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, अभी फिलहाल ऑर्गेनिक मैटर से आप लिविंग ऑर्गेनिज्म समझ लीजिए और कुछ नहीं, सिंपल अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, आगे बात करेंगे आगे क्लासेस में, अभी आप लोगों के पास नहीं आएगा उतना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं।